हाँ बेटा, तो अब हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज टारगेट कॉस्टिंग। तो टारगेट कॉस्टिंग जो है वो जापानीज टेक्निक है। ठीक है। तो जापान में कंपटीशन को ट्रिगर करने के लिए टारगेट कॉस्टिंग का इस्तेमाल किया गया। ठीक है। इसमें होता क्या है कि हम लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं, तो हम सोचते हैं कि भाई जो प्रोडक्ट हम लॉन्च करने वाले हैं या निकालने वाले हैं, इसके जैसे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं। नहीं इंडिया में अवेलेबल है तो ओवरसीज अवेलेबल होंगे। समझ रहे हो? जैसे अगर तुम लोगों ने शार्क टैंक वगैरह देखा है, तो कभी कभी कोई आता था पिच करने, तो उससे पूछते थे कि भाई ऐसा प्रोडक्ट है नहीं क्या। तो आदमी कहता था नहीं नहीं, यहाँ तो नहीं है इंडिया में, लेकिन बाहर है। तो फिर वो पूछता था कि बाहर बताओ क्या प्राइस चल रहा है, क्या कॉस्ट आती है। समझ लो। तो आदमी ये सोचता है कि जैसा हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, वैसा प्रोडक्ट हमारी मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं। और नहीं है तो ग्लोबल मार्केट में देख लेता है, और फिर उसका प्राइस ले आता है। अब एक से ज्यादा अवेलेबल होते हैं तो प्राइस एवरेज करके लिए आता है। तो इससे समझ में आता है कि जो हम प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, इसका मार्केट में प्राइस क्या चल रहा होगा, जो दूसरे बनाते हैं हमारे जैसा सिमिलर प्रोडक्ट। अब उसका प्राइस मान लो, इसे मान लो पेन बनाने की बात हुई, तो हम ये पेन बनाने जा रहे हैं, इसके जैसा पेन बनाने जा रहे हैं। हूबहू तो नहीं बना सकते, पेटेंटेड होते हैं सारे, है ना। तो इसके जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई यही चीजें फीचर्स मिलेंगे बच्चों को। अब इस पेन को मैंने देखा, जैसा पेन हम बनाने जा रहे हैं वैसे पेन मार्केट में है अवेलेबल सिमिलर, और उनका एवरेज प्राइस जो है वो 12 रुपए के आसपास है। किसी का 13 भी है, किसी का 11 भी है, किसी का 12.5 भी है। ऑन एन एवरेज प्राइस जो चल रहे हैं मार्केट में, कैसे चल रहे हैं, 12। तो हमने सोचा यार हम तो नई कंपनी है, ठीक है, तो हम थोड़ा एग्रेसिव प्ले करेंगे और अपना प्राइस कितना रखेंगे, 10 रुपए। तो हमारा टारगेट सेलिंग प्राइस हो गया 10 रुपए। ठीक है। फिर हमें प्रॉफिट चाहिए, हमने टारगेट बना रखे हैं कि भाई 1 रुपया तो पर पेन बचे ही कम से कम। तो टारगेट सेलिंग प्राइस में से क्या माइनस करनी है, टारगेट प्रॉफिट। तो आ जाएगी क्या, टारगेट कॉस्ट। तो टारगेट कॉस्ट निकालने का एक ही सिंपल फॉर्मूला है। क्या करना है, टारगेट सेलिंग प्राइस में से माइनस क्या करना है आपको, टारगेट प्रॉफिट। तो टारगेट कॉस्ट कैसे निकलेगी, टारगेट प्राइस माइनस टारगेट। तो टारगेट प्राइस में से, टारगेट सेलिंग प्राइस में से अगर हम टारगेट प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपना, टारगेट कॉस्ट आ जाएगी। फिर से देखो यही वही फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे। ठीक है। तो टारगेट कॉस्ट निकालने का आई थिंक फॉर्मूला सीख पाए होगे। क्या फॉर्मूला है, टारगेट सेलिंग प्राइस माइनस टारगेट प्रॉफिट। ठीक है। अब ये दोनों कैसे निकलेंगे वो सवाल आपको बताएगा कि टारगेट सेलिंग प्राइस कैसे निकाला जाएगा, टारगेट प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, बस निकाल देना। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ बताने की कोशिश करी गई है कि कह रहा है कि मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो 3,000 चल रहा है। एस्टिमेट किया गया है कि सेल वैल्यूम कितना रहेगा, 40,000 पीस का, और एग्रीगेटिंग 12 करोड़ रुपए की सेल होगी, मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ठीक है। तो आपकी प्रोजेक्टेड सेल कितनी है, 12 करोड़ की। अब यहाँ ये जो निकाला गया वो ओवरऑल बेसिस पे निकाला गया। आप अगर 1 यूनिट का रखना चाहो तो एक भी रख सकते हो, कि टारगेट सेलिंग प्राइस 3,000 रुपए। कितना लिखेंगे टारगेट सेलिंग प्राइस, 3,000 रुपए, माइनस हमको जो प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, वो कितना चाहिए, 15% चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट का। और इन्वेस्टमेंट कितना है अपना, 8 करोड़ रुपए का। तो निकालो जरा, 8 करोड़ का 15% डिवाइड बाई 40,000 पर यूनिट आ जाएगा। ठीक है। भाई 8 करोड़ का 15% निकालो, तो 1.2 करोड़ यानी 120 लाख आ जाएगा ना। और 120 लाख को डिवाइड कर दो 40,000 यूनिट से, तो पर यूनिट आ जाएगा। तो 300 रुपए हो गया आपका क्या, डिजायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस 3,000, 300 माइनस कर दो 2,700 आ जाएगा। वही निकाला इन्होंने, पहले टोटल वाइज निकाला फिर यूनिट से डिवाइड किया है। आप चाहो तो पर यूनिट ही लिख सकते हो। ठीक है। ये तो एग्जाम्पल बताने की कोशिश करी गई है, सवाल में तो हम लोग पर यूनिट ही वाइज खेलेंगे। अब टारगेट कॉस्टिंग करने का प्रोसेस क्या होता है, पूरा फुलफिल प्रोसेस। तो कभी कभी ये थ्योरी में पूछ लिया जाता है, तो आपको ये प्रोसेस याद रखना पड़ेगा थ्योरी के लिए। तो ये प्रोसेस ऑफ टारगेट कॉस्टिंग थ्योरी के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पे। तो टारगेट कॉस्टिंग में ये 11 वाइटल स्टेप्स हैं, ठीक है, जो लगते हैं। ये थ्योरी के लिए है बेसिकली। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं मार्केट के नीड को,
कि मार्केट में कैसा प्रोडक्ट चाहिए तो बनाए, नहीं नीड है तो काहे बनाओ। ठीक है, तो मार्केट नीड को पहले समझते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसके हिसाब से अपना प्रोडक्ट हम लोग बनाएंगे। ठीक है, फिर स्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइस, प्राइस स्टैब्लिश करते हैं कि अपना प्राइस हम क्या रखेंगे, टारगेट सेलिंग प्राइस हमारा क्या होना चाहिए। तो वो मार्केट में देख के, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट को देख के तलाशा जाता है, निकाला जाता है। फिर हम कितने वैल्यूम पे काम करेंगे वो निकालना पड़ेगा, मतलब एक्सपेक्टेड टारगेट वैल्यूम कितना बनाएंगे, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, क्योंकि कॉस्ट भी उसी हिसाब से कैलकुलेट होगी। भाई फिक्स कॉस्ट को कैसे आप एब्जॉर्ब करोगे जब तक आप टारगेट यूनिट नहीं प्रोड्यूस करोगे। तो आपको अपना टारगेट वैल्यूम सेट करना पड़ता है। फिर आपको टारगेट प्रॉफिट सेट करने पड़ते हैं कि 10% कमाना है, 15 कमाना है, 20 कमाना है। आरओआई की तरह लेना है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट हो उसका 10%, या प्रॉफिट में फिक्स करना है कि सेलिंग प्राइस का 5% होना चाहिए। तो अपना टारगेट प्रॉफिट फिक्स करता है। फिर निकलती है टारगेट कॉस्ट। ठीक है, अब ये टारगेट कॉस्ट जो है प्रोडक्शन करने से पहले तुमने निकाली, फिर एक्चुअली प्रोडक्शन शुरू होगा। समझ लो, प्रोडक्शन शुरू होगा तो फिर आप कैलकुलेट करो कि आपकी एक्चुअल कॉस्ट क्या लगी, तो जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, इस्टीमेटिंग करेंट कॉस्ट। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ये प्रोडक्ट मान लीजिए पहले से बना रहे हो, तो अभी आप कॉस्ट एस्टिमेट करते हो कि भाई क्या खर्चा आ रहा है। और अगर मान लीजिए हमारा एस्टिमेटेड खर्चा जो आ रहा है, एस्टिमेटेड कॉस्ट निकल के आ रही है 10 रुपए, और आपकी टारगेट कॉस्ट है 8 रुपए, तो आपको समझ में आता है कि भाई जो हमारी कॉस्ट लग रही है अभी, इसको 2 रुपए से कट करना पड़ेगा, तब हम अपने टारगेट तक पूरा कर पाएंगे। समझ लो, तो अगला स्टेप होता है एस्टिमेट करें हम करेंट कॉस्ट, और फिर हम क्या करें, कॉस्ट रिडक्शन टारगेट। मान लो एस्टिमेट कॉस्ट आ गई, जैसे एग्जांपल बताया कि 10 रुपए आ गई, तो टारगेट कॉस्ट कितनी थी अपनी, 8 रुपए, तो इसका मतलब अपनी कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा, 2 रुपए से रिड्यूस करना पड़ेगा। अब वहाँ एलिमेंट देखा जाता है कि मटेरियल में कैसे कम कर सकते हैं, लेबर में कैसे कम कर सकते हैं, तो फिर वो तलाशे जाते हैं कि कहाँ से आप रिड्यूस करोगे। तो फिर देखी जाती है आइडेंटिफाई द कॉस्ट रिडक्शन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, मतलब कि कहाँ से आप कॉस्ट को कम कर सकते हो। और इतना करने के बाद फिर प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है, प्रोडक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट होता है, और फिर कंजम्पशन करेंगे कॉस्ट मैनेजमेंट का। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर होती हैं, ये सब थ्योरी में काम आएंगी, प्रैक्टिकल सवाल लगाने में काम नहीं आएंगे। प्रैक्टिकल सवाल लगाने में बस इतना ही काम में आता है। समझ लो, इसका एक ही फॉर्मूला है, टारगेट कॉस्ट इज इक्वल टू टारगेट सेलिंग प्राइस माइनस टारगेट। तो जितना पार्ट बताने वाला था, समझाने वाला था, वो हमने समझा दिया है। अब आ जाओ इसके प्रैक्टिकल सवाल कुछ करते हैं तो और ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। तो उसके लिए आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 35 पे सबसे पहले। नहीं, बहुत रेयर केस में थोड़ी बहुत थ्योरी आती है, मतलब इतनी थ्योरी आती है कि छोड़ भी सकते हो आप, इग्नोर भी कर सकते हो। क्या थ्योरी पढ़ के गए होगे तो आसान लगेगी, नहीं पढ़ के गए होगे तो टफ लगेगी ये। भाई जिसकी थ्योरी आती होगी वो आसान लगेगी। जैसे मान लो किसी की 11 स्टेप याद हो और आ जाए तो क्या कहेगा कि आसान थ्योरी आई थी, हमको आती थी, कर लिए। और जिसको नहीं याद होंगे 11 तो कहेगा पता नहीं क्या दे दी थ्योरी में साला, समझ लो, फालतू की थ्योरी दे दिया नहीं। जैसे किसी कोई टॉपिक आ जाता तो उसके लिए वो टॉपिक आसान होता है, जिसको ना है उसके लिए कठिन होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे आती है। तो आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, कंपनी की रिक्वायरमेंट है 85 लाख की सेल्स करेंगे टू मीट द टारगेट नेट प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन है 30% का, फिक्स कॉस्ट है 15 लाख की। व्हाट इज द टारगेट नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट निकालना है। तो भाई सेल है 85 लाख की, कंट्रीब्यूशन मार्जिन का मतलब क्या हो गया, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो है आपका 30% का। तो कंट्रीब्यूशन को अगर हम पीवी रेशियो से मल्टी सेल को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कितना आ रहा है, 25,50,000। और इसमें से अगर हम फिक्स कॉस्ट माइनस कर दें तो अपना टारगेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो टारगेट प्रॉफिट हो गया हमारा 10,50,000 रुपये। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, एकदम आसान। हाँ, एमसीक्यू टाइप का कह सकते हो।
चलो अगला देखो 36। 36 वही वाला सवाल है जो अभी आपने एग्जाम्पल में देखा। 36 वही सवाल है जो आपने अभी एग्जाम्पल में देखा था। तो इनके छोटे छोटे हैं, नोट करते चलो, साथ ही साथ खत्म करते चलो इनका खेल। 35 नोट कर लो। कौन सा? ये दो? इतने दो पन्ने में आ जाएगा। वैसे तुम्हारा एक ही पन्ने में आ गया। जब पूरा पन्ना खाली होगा तो एक ही पन्ने में आ जाएगा। तो दो पन्ने छोड़ दो ओवरऑल। तो 32 33 34 तीनों हो जाएंगे। हाँ बेटा, 36 वाले सवाल में देखो तो 40,000 मिक्सचर बनाने हैं जिनकी सेलिंग प्राइस 6,000 रुपये है। और इनमें कॉस्ट जो लग रही है इन्वेस्टमेंट वो 40 करोड़ रुपए का लग रहा है। ROI 15% चाहिए आपको, टारगेट कॉस्ट निकालनी है। तो भैया टारगेट कॉस्ट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले आप क्या लिखते हो? टारगेट सेलिंग प्राइस जो कि कितना है? 6,000 रुपये। माइनस करते हो टारगेट प्रॉफिट या टारगेट ROI, कुछ भी कह लो, इतने फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें 40 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। 40 करोड़ का रिटर्न चाहिए 15% का। और वैल्यूम जो है वो 40,000 यूनिट बनाओगे आप। तो निकाल लो कि आपको ROI कितना चाहिए पर यूनिट। 1500। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1500। तो 4500 आ गई आपकी क्या? टारगेट कॉस्ट। हाँ बेटा, क्या हो जाए? होने का जो हो सकता है फ्यूचर में उसको नहीं एस्टिमेट कर सकते। अपना टारगेट बनाया है कि इतने रुपए में अपना हो जाए, इससे कम में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। समझ लो, ज़्यादा में हो जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। जैसे अपना टारगेट बनाते हो तुम लोग कि आपको दिसंबर में पेपर देना है, तो आप सितंबर तक आप चाहते हो कि अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें। तो ये आपके टारगेट है। ज़रूरी नहीं कि सितंबर में कंप्लीट ही हो सकता है जुलाई में कंप्लीट कर जाओ। हो सकता है किसी का दिसंबर तक कंप्लीट ना हो साला। बात समझ लो। तो टारगेट इसीलिए बनाए जाते हैं कि आदमी काम कर पाए सही से। जैसे कंपनीज में देखो सेल के टारगेट दिए जाते हैं कि नहीं दिए जाते हैं। अब उसी टारगेट में कोई ज़्यादा सेल कर जाता है, कोई नहीं टारगेट को पूरा कर पाता, तो फिर उसको गाली मिलती है कंपनी में कि तुम ज़्यादा टारगेट नहीं पूरा कर पाए अपना, ऐसे काम करोगे। हम्म। ज़्यादा चार्ज कर देगा तो कस्टमर को फ़ोन करके बुला लेंगे। हाँ बेटा, हटा दें।
37 पढ़ो, 37। हाँ बेटा, कह रहा है कि टी लिमिटेड प्रोड्यूस एंड सेल प्रोडक्ट। कंपनी की एक्सपेक्टेशन है रेवेन्यू कॉस्ट इतना इतना है, रेवेन्यू 400 सोल्ड करेंगे 600 रुपये में, वेरिएबल कॉस्ट इतनी है, फिक्स कॉस्ट इतनी है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल मस्ट बी टी लिमिटेड हैज़ टू अर्न अ टारगेट नेट इनकम ऑफ 63,000 इफ दे हैव टैक्स रेट ऑफ 30%। तो नेट इनकम लिखा है, इसका मतलब टैक्स माइनस करने के बाद का है। तो यहाँ सेल फॉर डिजायर प्रॉफिट ही निकालना है आपको टेक्निकली में, ठीक है। और उसमें सेल फॉर डिजायर प्रॉफिट में जो आप फॉर्मूला लगाते थे ना, क्या, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट, वो डिजायर प्रॉफिट लिखते हो पीबीटी होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। तो यहाँ जो टारगेट प्रॉफिट है आपका, वो आपको पहले बिफोर टैक्स लेके आना पड़ेगा। टारगेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो आपको इनकम चाहिए 63,000 की, 30% टैक्स, तो ग्रॉसिंग अप कर दो। तो यानी आपको 90,000 रुपये कमाना है। तो इस 90,000 को कमाने के लिए कितनी सेल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप यहाँ से पीवी रेशियो निकाल लो, ठीक है भाई। फॉर्मूला वही बनेगा सेल फॉर डिजायर प्रॉफिट का, रुपीज वाला निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट या टारगेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइड बाई पीवी रेशियो। तो अल्टीमेट आंसर तो इससे आएगा। फिक्स कॉस्ट आपकी 50,000 है, टारगेट प्रॉफिट आपका 90,000 है, पीवी रेशियो अभी कैलकुलेट करेंगे तो 1/3 का पीवी रेशियो आ जाएगा। वर्किंग नोट निकाल देते हैं, ठीक है भैया। सेलिंग प्राइस है हमारा 600 रुपये का। वेरिएबल कॉस्ट अगर पर यूनिट की निकालें तो 1,60,000 की वेरिएबल कॉस्ट आती है 400 पे। तो 1,60,000 डिवाइड बाई 400 करो, 400 रुपये की। तो कंट्रीब्यूशन हो गया आपका कितने का, 200 रुपये का। और पीवी रेशियो हो गया 200 डिवाइड बाई 600 यानी 1/3, ठीक है। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल्स यानी 200 डिवाइड बाई 600 यानी कि 1/3, ठीक है। तो पीवी रेशियो हो गया अपना 1/3। तो यही से अपना यहाँ निकल जाएगा 1,40,000 डिवाइड बाई 1/3, मतलब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो निकल कितने आ जाएगा, 4,20,000। हाँ बेटा, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल के यूनिट से डिवाइड कर दो। हाँ, डिजायर प्रॉफिट पर यूनिट दे रखा हो तब ऐसा करते हो। वो फॉर्मूला तब लगा सकते हो जब डिजायर प्रॉफिट पर यूनिट दे रखा हो। हाँ बता दे रहे हैं, उसका फॉर्मूला होता था फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस डिजायर प्रॉफिट पर यूनिट, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला तभी लगा सकते हो जब डिजायर प्रॉफिट आपको किसमें दे रखा हो, पर यूनिट के रिस्पेक्ट में। हाँ बेटा, हो गया।
क्वेश्चन नंबर 38 देखो। टारगेट सेलिंग प्राइस निकालना, तो प्राइस निकालने का फॉर्मूला ही होता है कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट या फुल कॉस्ट दे रखी है आपको 100 रुपए, तो इसमें आप डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड कर दो। ये टारगेट प्रॉफिट बोलो डिजायर्ड प्रॉफिट बोलो एक ही बात। तो टारगेट प्रॉफिट जो है वो आपका 9 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 20% रिटर्न चाहिए, लेकिन पर यूनिट पे लेके आना है, तो यूनिट आप कितने बना रहे हो, 7,500। तो प्रॉफिट निकल के आ रहा है 24 रुपए। तो 124 रुपये हो गया आपका टारगेट सेलिंग प्राइस। तो ये सब 4-5 सवाल जो हैं वो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है, समझ लो। हम्म, वही बताते हैं, सब पहले क्लास खत्म हो जाए फिर बताते हैं सारा। हटा दे बेटा। अगला सवाल पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 39। और इसमें निकालना है हम लोग को टारगेट कॉस्ट, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है इसमें। तो बी मैन्युफैक्चर करते हैं और सेल करते हैं 1,000 रुपए में, लेकिन कंपटीशन की वजह से कॉम्पिटिटर अपना प्राइस 15% से कम कर रहे हैं ना, लेकिन हम अपना प्राइस एग्रेसिवली कितने से कट करना चाहते हैं, 20% से। तो हमारा टारगेट सेलिंग प्राइस हो गया 1,000 रुपए -20%। ठीक है, यानी कि 800 रुपए। और एक्सपेक्टेड वैल्यूम जो है वो अभी का 1.5 लाख है, लेकिन ये इंक्रीज हो जाएगा 2 लाख, मतलब 2 लाख लेके चलेंगे। तो 2 लाख आप पर एनम बना पाओगे। टारगेट प्रॉफिट जो है वो कितना है, 10% सेल का। तो अब किस सेल का 10% बोला तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर हमें वैल्यूम वैल्यूम से कोई लेने लाता है नहीं, ही नहीं ना। तो हमें किसका देखना है, सेल का देखना है भाई। वैल्यूम या क्वांटिटी का असर तो तब आता है जब हमें वो इन्वेस्टमेंट का कहता है कि 10% लेना, तब वैल्यूम से डिवाइड करते हैं। यहाँ तो आपको पर यूनिट दे रखा है कि जितना सेलिंग प्राइस रहेगा उसका कितना प्रॉफिट चाहिए, 10%। तो माइनस कर दो टारगेट प्रॉफिट, जो भी सेल या सेलिंग प्राइस के कितने परसेंट हैं, 10%। तो ये आ गया 80 रुपये, ये 720 रुपये आ गई आपके टारगेट कॉस्ट। सवाल खत्म हुआ। ठीक है, सब कुछ जो निकाला गया है वो पर यूनिट पे निकाला गया है। 800 रुपये पर यूनिट, ये भी पर यूनिट, और ये भी आपका पर यूनिट। तो इस तरीके से आपका 39 वाला क्वेश्चन हो गया, नोट कर लो 39।
हाँ बेटा, अगला सवाल देखो 40। अब देखो, कभी कभी सवाल आपसे टारगेट कॉस्ट में से, मान लो टारगेट कॉस्ट दे दिया, तो ये टारगेट टोटल कॉस्ट ना 720, फिर आपसे कहेगा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आपकी 20 रुपए है, तो उसमें से और माइनस कर दें तो टारगेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। उसमें से एडमिन वाले अगर माइनस कर दें तो कॉस्ट टारगेट फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। समझ लो, फैक्ट्री और टारगेट वाले माइनस कर दे तो टारगेट प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। बाकी खर्चे माइनस कर दें, मटेरियल लेबर मटेरियल ओवरहेड, तो टारगेट लेबर कॉस्ट आ जाएगी। प्राइम कॉस्ट में क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दे, डायरेक्ट मटेरियल माइनस कर दे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकाल सकते हैं। लेबर माइनस करते हैं तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकाल सकते हैं टारगेट वाली। तो टारगेट कॉस्ट का यही मतलब नहीं कि सिर्फ टारगेट फुल कॉस्ट पूछेगा, कभी आपसे टारगेट वेरिएबल कॉस्ट पूछ सकता है, तो टारगेट कॉस्ट में से टारगेट फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो, टारगेट वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। समझ रहे हो? तो उल्टी टेक्निक से आपको चलना है जहां तक पूछे, है ना। भाई कॉस्ट सीट है, उल्टा बना रहे हैं। समझ लो। तो यहाँ सवाल में कुछ इसी तरीके का है, एक बार इस सवाल को आपको पढ़ना पड़ेगा तो जाके आप समझ पाओगे चीज़ों को। एक बार क्वेश्चन रीड कर लो, तो टाइम देते हैं आपको सवाल पढ़ने के लिए। एक बार सवाल पढ़ लीजिए तो फिर आप समझ पाए क्या सवाल कहना चाह रहा है। सवाल पढ़ पाए? तो कह रहा है XYZ लिमिटेड हमारी जो कंपनी है, तुम उसके मैनेजर हो। ठीक है, तुमको एक टाइप का प्रोडक्ट बनाना होता है जिसको एक दूसरी कंपनी, मतलब अपना कॉम्पिटिटर जो उसका नाम है ABC लिमिटेड, वो बेचता है कम दाम में। तो उसका वैल्यू चेन बताया गया है कि ABC लिमिटेड पहले मर्चेंट को सामान बेचता है, ठीक है, फिर वो जाके अपना कस्टमर को सामान बेचता है। तो ये चेन बताई गई कि कैसे कैसे चलता है। ABC लिमिटेड जो दूसरी कंपनी है, जो कॉम्पिटिटर है, वो 30,400 रुपये में पर प्रिंटर बेचती, जिसमें से 600 रुपये का तो उसका फ्रेट लग जाता है। सेल्स रिटर्न आती है 4% की, जो कि अमाउंट के तौर पे दे दिया इन्होंने 1,200 रुपये ऑन एन एवरेज। तो आपको 4% कंसिडर नहीं करना, सीधा 1,200 लेना है। ठीक है। फिर बताया गया वैल्यू चैन ऑफ योर कंपनी
कि अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। आप डज नॉट सेल डायरेक्टली टू द मर्चेंट, मर्चेंट को आप नहीं बेचते हो। लेटर रिसीव द पेपर एंड ह्यूज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो उसमें शिपमेंट कॉस्ट आती है 200 रुपये और ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की 125 रुपये। तो आप क्या करते हो, आप मर्चेंट वगैरह नहीं बनाते हो, आप डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाते हो, उसके थ्रू अपना काम कराते हो। तो डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट आएगी ऑपरेटिंग 125 रुपये की, और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में जो इन्वेस्टमेंट लगा है उसका रिटर्न चाहिए हमें 120 रुपये का। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का इन्वेस्टमेंट का रिटर्न चाहिए 120 रुपये का। आपको निकालनी है टारगेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, टारगेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालनी है, और कंपनी को 120 रुपये का इन्वेस्टमेंट चाहिए अपना। ये जो इन्वेस्टमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को चाहिए, और ये भी रिटर्न चाहिए, लेकिन किसको, कंपनी। ठीक है, तो कैसे सवाल लगाया जरा केयरफुली आपको समझना है। हमारा प्राइस हो गया 30,400, ठीक है, जो भी इसमें अपने खर्चे लगते जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग के अलावा वो सब माइनस करते चले जाओगे इंक्लूडिंग प्रॉफिट। तो क्या हुआ, अब अपना ही बताया ना कि हम क्या प्राइस रखना चाहते हैं, ऐसा कुछ बताया है, तो इसका मतलब प्राइस वही रखना चाहते हैं। ठीक है, कह देता कि हम एबीसी से 1,000 रुपये कम रखना चाहते तो अपना प्राइस आता था 29,400, लेकिन ऐसा तो नहीं बोला है, तो इसका तो हम प्राइस वही रखना चाहते हैं। ठीक है, तुम्हारा टारगेट सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 30,400। टारगेट सेलिंग प्राइस हो गया हमारा 30,400। ठीक है, अब 30,400 में सेल में जो प्रॉफिट हमको चाहिए, मार्जिन, टारगेट प्रॉफिट जो चाहिए वो कितना चाहिए हमको, अपना। ठीक है, यानी अपना ओन वाला, कंपनी का जो टारगेट प्रॉफिट चाहिए, जो हमारी कंपनी का है, यानी हमारी कंपनी कौन सी है, XYZ लिमिटेड, तो उसका टारगेट प्रॉफिट कितना है, वो दे रखा है अपना 120 रुपये, जो सवाल के लास्ट लाइन में दे रखा है कि हमको अपना टारगेट प्रॉफिट बनाना है कितने का, 120 रुपये का। ठीक है, तो ये हो गई हमारी टारगेट कॉस्ट। ये क्या हो गई, टारगेट कॉस्ट, यानी टारगेट टोटल कॉस्ट। ठीक है, कितना हुआ माइनस करके बताओ जरा, 30,280। जबकि हमें क्या निकालना है, टारगेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो यानी आपको मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो खर्चे हो रहे थे वो सब माइनस कर लेने। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, मिल मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो खर्चे हो रहे थे, ठीक है, वो सारे माइनस करने एक एक करके। ठीक है, तो आपका एक तो फ्रेट लग रहा था, आउटवर्ड फ्रेट, जो कस्टमर तक माल पहुंचाने में खर्चा होगा, जो कि कितना है, 600 रुपये। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट हो गया आउटवर्ड फ्रेट। फिर आपके सेल्स रिटर्न, हाँ तो उसी से तो कंपेयर कर रहे हो। यहाँ ये माना जा रहा है कि जो भी एबीसी कर रहा था वही हम अप्लीकेबल कर रहे हैं अपने यहाँ। ठीक है, यहाँ पे ये जूम किया जा रहा है कि जो भी अपना कॉम्पिटिटर चीज़ें कर रहा था वही खर्चे हमको भी करने पड़ेंगे, क्योंकि अपना कुछ दे ही नहीं रखा है, तो दूसरी कंपनी के से हिस्से निकाल रहे हो तुम। तो सेल्स एंड रिटर्न एंड अलाउंसेस कितने हैं अपने, 1,200 के। ठीक है, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करने की कॉस्ट लग रही थी आपकी, एक शिपमेंट कॉस्ट दे रखी थी, शिपमेंट कॉस्ट टू द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, मतलब माल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक पहुंचाने में कॉस्ट कितनी लग रही थी, 200 रुपये। एक ऑपरेटिंग कॉस्ट भी लग रही है ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, जो कि कितनी लग रही है, 125। और इन पे रिटर्न भी चाहिए, रिटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी चाहिए, कितने रुपए का, 120 रुपए का। ठीक है,
डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का भी रिटर्न कितना चाहिए हमें? 120 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का भी रिटर्न चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का भी हमको रिटर्न चाहिए कितने का? 120 का। ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का रिटर्न हो गया। अब सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई, इसमें से सब माइनस कर डालो। ये 280 में से इन सबको घटा डालो, देखो क्या बचा। जो बचेगा, सेल्स रिटर्न होती हैं तो कंपनी के खर्चे होते हैं, उस प्रोडक्ट को वापस मंगाओ, ठीक है, तो वापस आने में खर्चा नहीं लगेगा। कोई प्रोडक्ट तुमने बेचा, तुम बैठे हो इलाहाबाद में, बेचे हो लखनऊ में, तो तुम तो वापस डाल देते हो मिंत्रा के, ले जाओ भैया जीन्स नहीं पसंद आई, लेकिन कंपनी का नुकसान हो रहा। हाँ बेटा, बस ठीक है। तो यहीं पे यहीं से वापस कर दो, नेट सेल निकाल लो तुम, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कर लो, तो वहीं से माइनस कर दो, नीचे माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो। सेल करता है जहाँ से आप माल भेजते हो, मिल में माल बनता है, फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जाता है और वहां से माल बिकता है। 200, और 120 रुपये उसको रिटर्न भी चाहिए, प्रॉफिट चाहिए जो कंपनी देगी। फ्रेट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से कस्टमर तक माल पहुंचाने का है ये जो फ्रेट दे रखा है 600 रुपये, वो कैसा है देखो, पढ़ो। ठीक है, तो 600 रुपये का फ्रेट है, जो फ्रेट कस्टमर तक माल पहुंचाने का, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से वहां तक पहुंचाने, कस्टमर के घर तक, वो भी कंपनी को वहन करता पड़ता है 600 रुपये। इन सबको माइनस कर दो, जो आएगा वो अपना क्या हो जाएगा? टारगेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो ये सब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है, समझ लो एक तरीके से। कितना आ गया? 28,035 रुपये आ गया आपका मिल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, टारगेट मिल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। कुल मिला के कहानी ये है कि भैया मैन्युफैक्चरिंग के अलावा जो भी खर्चे या प्रॉफिट दिख रहे हैं वो सब घटा दो, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के अलावा, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही नहीं रखी, वही तो निकालनी। जितने भी अमाउंट दिख रहे हैं सब माइनस ही कर देने आपको उठा के सवाल से। ऑफिस कितने बजे जाते हो तुम लोग? 11 बजे? 11 बजे पहुंचते हो, 11 बजे जाते हो? हम्म। अच्छा, टाइमिंग 10:30 की है, जाते 11 बजे हो। हम्म।